रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बना अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। या अल्लाह मुझे इल्म नाफ़ि अता फरमा और हलाल रिज़्क़ अता फरमा व अमलन मुतक़ब्बला, और मुझे जो है कैसे अमाल अता फरमा जो कबूल हो जाए। जिन अमाल पे कबूलियत की स्टैंप नहीं होगी ना, वो इधर दुनिया में ही ज़ाया हो जाए। तो हमें अल्लाह से ऐसे अमाल भी मांगने हैं जो कबूल हो जाए। दुनिया में कबूल हो गए तो दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब। दुआ कबूल हो जाए तो बंदे की तकदीर बदल जाती है। अमाल भी कबूल हो जाए तो इंसान की जिंदगी बदल जाती है। तो हमने अल्लाह ताला से क्या मांगना है कि हमें ऐसे अमाल अता फरमाए, क्योंकि नेकी भी बस वही है जो कि अल्लाह, हम क्या कहते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, कि कोई भी चीज बगैर अल्लाह की कुदरत के नहीं है, बगैर अल्लाह की कुव्वत के नहीं है। ना कोई नेकी, ना कोई गुनाह। ठीक है, ना हम गुनाहों से बच सकते हैं इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ठीक है, अल्लाह के हुक्म के बगैर ना तो हम नेकी कर सकते हैं, ना हम गुनाहों से बच सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं अल्लाह ताला से, या अल्लाह कोई नेकी नहीं है सिवाय तेरे, कोई बुराई हम उससे बच नहीं सकते जब तक कि तू नहीं चाहेगा। तो अच्छे अमाल अल्लाह से मांगा करें, और क्या है कि अच्छा इल्म मांगा करें, इल्म नाफे मांगा करें। ठीक है, और हलाल रिस्क तो वैसे ही ना सिर्फ इंसान की सोच को खूबसूरत बनाता है, बल्कि उसकी आने वाली नस्लों की सोच को भी बड़ा खूबसूरत बनाता है। अच्छा जी, आज का जो हमारा लेसन है दैट इज फ्रांसिस बेकन, बेकन एसेस, वो हमने स्टार्ट करने लगे। अच्छा, अभी जैसे आप लोगों का फास्ट ट्रैक चल रहा है, ठीक है, फ्रांसिस बेकन में से अक्सर दो क्वेश्चंस आ जाते हैं। एक उसका जनरल क्वेश्चन आया होता है जो कि आप लोगों के करंट नोट्स के अंदर गिवन है, आप वो लिस्ट देख लीजिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा, मैं शेयर भी कर दूंगी ग्रुप में। अच्छा, नंबर 2, इसके एसेस। ठीक है, किसी भी एक ऐसे के ऊपर नोट आ जाता है कि जी आप उसका क्रिटिकल अप्रेजल लिखें। तो हम एसेस बाद में करेंगे, पहले उसके हम जनरल क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि अगर आप जनरल क्वेश्चंस करते हो ना, आपका पेपर सॉल्व हो जाता है। ठीक है, लेकिन आपके पास फिर चॉइस कोई नहीं होगी, अगर तो इसका कोई ऐसे आ गया ना, फिर आपके पास चॉइस नहीं होगी। ठीक है, तो एसेस जो होते हैं वो इसके आ जाते होते हैं, और पेपर कुछ इस तरीके से बनता है कि जैसे या तो रसल में से एसेस आते हैं या फिर फ्रांसिस बेकन में से एसेस आते हैं, यानी कि दोनों में से किसी एक बुक में से एसेस आते होते हैं और ऑल्टरनेट आ रहे होते हैं। यानी कि अगर पिछले साल फ्रांसिस बेकन से एसेस आए हैं ना, तो इस साल रसल में से एसेस आएंगे, या अगर पिछले साल रसल में से एसेस आए हैं तो इस साल फ्रांसिस बेकन। तो रसल और फ्रांसिस बेकन ये जो दोनों हैं ऐसे राइटर्स हैं, इन दोनों के एसेस एक्चुअली बहुत सारे हैं, फ्रांसिस के तो बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो उसमें इस तरीके से ऑल्टरनेट आ जाता है। सही, अब हम आगे चलते हैं फ्रांसिस बेकन के ऊपर कि फ्रांसिस बेकन कौन था। फ्रांसिस बेकन फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज इसको कहा जाता है। ठीक है, इसने बड़ी डिफरेंट तरीके से प्रोज राइटिंग की थी। आपने इस वक्त सारे प्रोज राइटर्स पढ़ लिए हैं, लेकिन फ्रांसिस बेकन के एसेस थोड़े डिफरेंट किस्म के थे। फ्रांसिस बेकन से पहले जो किताबें लिखी जाती थी वो बहुत लंबी तहरीरें होती थी। ठीक है, और अगर कोई पॉम्फलेट्स लिखे जाते थे तो वो भी बहुत ही लेंदी लिखे जाते थे, जिसमें बहुत मुश्किल जबान इस्तेमाल की जाती थी। आप कभी कोई उर्दू की भी कोई किताब ऐसी कोई मुश्किल वाली उठा लें तो वो बंदा वर्ड्स मीनिंग अंडरलाइन करता रह जाता है। किताब की जो का एसेंस जो है ना, फिर आप उसको फील नहीं कर सकते अगर आपको मुश्किल अल्फाज मायने नहीं आते। सेम इज द केस विद द इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश के अंदर भी ईडियम, फ्रेजेस, मेटाफर, सिमिलीज और इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, आप इंग्लिश को नहीं समझ सकते जब तक कि पहले आप उन मेटाफर्स को अंडरलाइन नहीं करोगे, उसकी सिमिलीज को नहीं समझोगे, आपको वो जो तहरीर लिखी हुई है आपको उसकी समझ नहीं आनी। फ्रांसिस बेकन ने बहुत डिफरेंट तरीके से जो है अपने
एसेस को लिखा, इसने कंसाइज वे में लिखा, कन्फाइज वे में लिखा, इसने इस तरीके से लिखा जैसे दरिया को कूजे में बंद कर दिया जाए। इसने एसेस लिखे लेकिन चंक्स में लिखे, लाइक शॉर्ट एसेस थे और उसके अंदर विट थी, यानी कि विट इस तरह से जस्ट लाइक ये जो हम पढ़ते हैं कि नॉलेज इज पावर, ये फ्रांसिस बेकन की कोट है। ठीक है, इस तरह की ये जो छोटी छोटी कोट्स हैं वो हम फ्रांसिस बेकन में पढ़ेंगे कि फ्रांसिस बेकन की कोट्स किस तरह की थी और वो किस तरीके से डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर कैसे बोलता था। ठीक है, ये तमाम चीजें हम फ्रांसिस बेकन में देखेंगे। सबसे पहले फ्रांसिस बेकन की हम बियोग्राफी देख लेते हैं कि नेशनैलिटी इसकी इंग्लिश थी, लाइफ स्पैन 1561 में पैदा हुआ और 1626 में इसकी डेथ हुई, बर्थ 22 जनवरी 1561, लंदन, यंगेस्ट ऑफ 8। ठीक है, उसके बाद जो है डेथ 9 अप्रैल, पेरेंट्स आर निकोलस बेकन, लेडी एंड कुक, एजुकेशन ट्रिनिटी कॉलेज 2, कैम्ब्रिज, ग्रेस इन, लंदन, जॉइंट लॉ प्रोग्राम, रिलीजन जो है प्रोटेस्टेंट, रिजेक्ट रोमन कैथोलिक चर्च। ठीक है, इसका जो रिलीजन था वो प्रोटेस्टेंट था और इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था रोमन कैथोलिक चर्च को। कैरेक्टर ऑफ बेकन जो है वो इंटेलिजेंट था, एम्बिशियस था, एरोगेंट था, कोल्ड एंड कैलकुलेटिंग था। स्पाउस एलिस बर्नहम, मैरिड ट्वाइस, 2 दफा इसकी शादी हुई। As a student while studying, he was strong in his criticism of his teachers, who he agreed were surely men of wits, but never explored beyond a few authors as they only explored Aristotle. एक स्टूडेंट होने के नाते जब वो पढ़ रहा था तो वो अपनी क्रिटिसिज्म ऑफ हिज टीचर्स में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। Who he agreed was surely men of wits, जिनको वो ये तो मानता था कि ये मैन ऑफ विट्स हैं, लेकिन उन्होंने अरिस्टोटल से बियॉन्ड जो है कभी कुछ एक्सप्लोर किया ही नहीं। He favored the new Renaissance humanism over Aristotelianism. ठीक है, ये न्यू रेनेसेंस ह्यूमनिज्म को एरिस्टोटलियनिज्म के ऊपर जो है फेवर करता था। Things turned different for the talented Francis when his father passed away suddenly. ठीक है, फ्रांसिस के लिए लाइफ बहुत चेंज हो गई जब उसके फादर की डेथ हुई। He was a good lawyer and was among the able group of men Queen Elizabeth gathered around her upon her succession to throne. और वो गुड लॉयर था और वो क्या था, was among the able group of men क्वीन एलिजाबेथ। ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ के एबल ग्रुप ऑफ मैन में से एक था, gathered around her upon her succession to throne, जो कि उसके इर्द गिर्द थे upon her जब वो उसको थ्रोन मिला था। accused of accepting bribes, उसके ऊपर जो है चार्ज लगा था कि इसने रिश्वत ली है, ब्राइब कहते हैं रिश्वत को। was tried and found guilty after he confessed, और जब इसने कन्फेस कर लिया था, मान लिया था, तो फिर पता चला कि ये गिल्टी है। After his forced retirement, then Bacon went on to write essays in which he shared the wisdom of his life. फिर क्या हुआ कि अब ये फोर्सली इसको रिटायर कर दिया गया। इसने एक्चुअली सारी वो जो स्टेटली करप्शन है उसको बहुत अच्छे तरीके से देखा हुआ था। ठीक है, किस तरीके से चार्ज लगता है, किस तरीके से जो बादशाह के करीबी होते हैं उनके ऊपर चार्ज लगता है और उसको जो है रिटायर कर दिया जाता है या उनसे उसकी जो एक होती है साख वो छीन ली जाती है। तो इसने ये वो सारी कॉन्स्पिरेसीज देखी हुई थी जो एक स्टेट के अंदर होती हैं। जब ये रिटायर हुआ तो फिर इसने जाके ये बेकन एसेस लिखे और इसके अंदर इसकी पूरी जिंदगी का निचोड़ था इन एसेस के अंदर कि अब वो जो है क्या हुआ कि उसने अब जो है एसेस लिखे इन विच ही शेयर्ड द विजडम ऑफ हिज लाइफ, अपनी जिंदगी की विजडम हिकमतों को उसने लिखा था। विजडम कमिंग फ्रॉम वन हु हैड सीन मच स्ट्रगल राइज फेम एंड लॉ, वो विजडम कमिंग फ्रॉम वन हु हैड सीन मच स्ट्रगल, मतलब एक ऐसी विजडम एक ऐसे इंसान की तरफ से थी जिसने बहुत स्ट्रगल देखा, बहुत राइज देखा, बहुत फेम देखी और बहुत ज्यादा लॉस देखा। वो कौन था? वो बेकन ही था। ठीक है, तो हम एक ऐसे इंसान से अब विजडम सीखने जा रहे हैं जिसने जिंदगी के बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं। बेकन एसेस वर्क, द ओरिजिनल नंबर ऑफ एसेस इन बेकन एसेस 1597 was 10. Went on to 38 essays by the year 1612. His essays are his observation pearls of wisdom.
ठीक है, उसकी ऑब्जर्वेशन के तहत इनको पर्ल्स ऑफ विजडम कहा जाता है। बैकग्राउंड ऑफ प्रोज देख लेते हैं कि द आर्ट ऑफ प्रोज राइटिंग डेवलप्ड ड्यूरिंग द मिडल एजेस, लॉस्ट इट्स ग्लोरी एंड ड्यूरिंग रेनेसांस इट अगेन अचीव्ड द हाईएस्ट पोजीशन। Bacon evolved such a prose style which proved that English can be used as medium of expression. ठीक है, अब क्या हुआ कि पहले आर्ट ऑफ प्रोज राइटिंग डेवलप हुआ ड्यूरिंग मिडल एजेस और इसकी ग्लोरी लॉस्ट हो गई थी, लेकिन ड्यूरिंग रेनेसांस अगेन जो है हाईएस्ट पोजीशन इसको मिली। और बेकन ने एक ऐसा प्रोज स्टाइल लिखा which proved that English can be used as medium of expression, जिसमें ये इंग्लिश को एज मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो जो है देखा जाने लगा। ड्यू टू दिस ही इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ इंग्लिश एसे। बिफोर बेकन प्रोज हैड मोर ऑर्नेट एंड फिगरेटिव स्टाइल। बेकन स्टाइल देख लेते हैं। contributed to direct and simple style that has been admired from his own time to the present day. aphoristic style देख लेते हैं। बेकन style is most remarkable for its terseness and condensation. Although his sentences are brief, but they are extremely forceful. ठीक है, उसके sentences जो थे वो brief तो थे लेकिन forceful भी थे। aphoristic style किसको कहते हैं? सेम वही aphoristic कहते हैं worldly wisdom को, बात में वजन होना। ठीक है, उसको हम कहते हैं कि ये aphoristic style है। ठीक है, जिसके अंदर आप दुनिया की हिकमतों को, दुनिया के शऊर को जान जाते हैं। बेसिकली ये वर्ल्डली विजडम के लिहाज से आता है। ठीक है, he knows that the art of making huge statement into average form। ठीक है, वो huge दरिया को पूजे में किस तरीके से बंद करता था। ठीक है, which appears to be very captivating and enchanting for readers, जो कि बहुत ज्यादा captivating और enchanting थे readers के लिए। His essays express compact and condensed thought, और उसके essays जो है वो express करते हैं कॉम्पैक्ट और कंडेंस थॉट। मैंने आपको बताया कि इसने कोई बहुत लंबे एसेस नहीं लिखे थे, इसने एसेस को चंक्स फॉर्म में लिखा था। ठीक है, और बड़ा ही कंसाइज वे में और कन्फाइंड वे में इसने लिखा, जैसे दरिया को पूजे में बंद कर देना, हिकमत आमोज बात कर देना। ठीक है, और उसको लाइक जिसे हम प्रोवर्ब्स के तौर पे हम यूज करते हैं इसके एसेस को। ठीक है, एग्जाम्पल्स है स्टडीज। अब देखें ये किस तरीके से बेकन स्टाइल था। एग्जाम्पल है स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। ये इसने ऑफ स्टडीज में अपने ऐसे में लिखा कि जो स्टडीज हैं वो सर्व करती हैं डिलाइट के लिए, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। ठीक है, सबसे पहले स्टडी हमें डिलाइट प्रोवाइड करती है, फिर हमें ऑर्नामेंट करती है, यानी कि इंसान को बनाती है, ऑर्नामेंटेट करती है। ठीक है, और फिर फॉर एबिलिटी वो सर्व करती है हमारी एबिलिटी के लिए, यानी कि जिस इंसान की स्टडी जितनी ज्यादा होती है, ठीक है, वो उतना ही उसको डिलाइट प्रोवाइड करती है, यानी कि इंसान डिलाइटेड रहता है, ऑर्नामेंटेट होता है, उसका किरदार बनता है, किरदार की तश्कील होती है, एंड फॉर एबिलिटी, एंड देन वो अपने किसी प्रोफेशन में या अपनी एबिलिटी मीन्स के जिंदगी की सक्सेसेस को वो पा लेता है। ठीक है, तो ये इसके मीनिंग है। This statement appears to be very condensed and concise, but the thought it carries is quite deep. It represents that study is an activity which brings joy and happiness and enhances our thinking, writing, reading, and speaking abilities. It also adds charms to our personality. Study is the most finest way of gaining wisdom. ठीक है, finest way। अब ये देखें कि इतनी सी एक शॉर्ट एक एफोरिस्टिक स्टाइल में उसने लिखा है, वर्ब फॉर्म में लिखा है, और देखें उसके मीनिंग्स जो है वो कितने डीप है। फिर एंटीथेटिकल स्टेटमेंट। एंटीथेटिकल कहते हैं ऑपोजिट स्टेटमेंट्स को। ठीक है, हम इसके एसेस में देखेंगे कि ये एंटीथेटिकल जो है वो स्टेटमेंट देता है। थेटिकल किसे कहते हैं? थीसिस से निकला एंटीथेटिकल, एंटी मीन ऑपोजिट। ठीक है, द फोर्स ऑफ एफोरिस्टिक स्टेटमेंट डिपेंड अपॉन अदर स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस व्हिच सप्लीमेंट है। ठीक है, अब ये जो एफोरिस्टिक स्टेटमेंट्स हैं, जो ये प्रोवर्बियल फॉर्म में बात करता है, दरिया को पूजे में बात करता है, ये डिपेंड करती है बाकी स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस के ऊपर, जो कि उसको सप्लीमेंट करती है, उसको सपोर्ट करती है
Such devices are the balance and antithesis, which mark the most of a sentence structure. For example, in Aspects of Studies, there is a use of threefold balance. Studies serve for delight, for ornament, and for ability. अब देखिए यहाँ पे थ्री फोल्ड बैलेंस है. स्टडीज उसने यूज किया है, देन किसके लिए? डिलाइट, ऑर्नामेंट, एबिलिटी. अब यहाँ पे थ्री फोल्ड उसने बैलेंस यूज किया. इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडीज, सिंपल मैन एडमायर देम एंड वाइज मैन यूज देम. ठीक है, उसने कहा जो क्राफ्टी मैन होते हैं वो कंडेम करते हैं स्टडीज को. आप किसी बिजनेसमैन के पास चले जाए ना, वो अपने बच्चों को बहुत कम पढ़ाता है. उसकी रीजन ये होती है कि वो कंडेम करते हैं स्टडीज को. वो क्राफ्ट से ज्यादा जो है, यानी कि ऐसा इंसान जिसके हाथ में हुनर होता है वो स्टडी की तरफ कम जाता है. ठीक है, उसके बाद जो है सिंपल मैन जो है वो उसको एडमायर करता है. सादा आदमी जो है वो स्टडीज को एडमायर करता है, और वाइज मैन जो है स्टडी को यूज करता है. अब बाहर लोग होते हैं जो सिंपल मैन होते हैं, वो डिग्रियां रख के लेके रख लेते हैं, उसके बाद उन्होंने आगे उसको यूज नहीं करना होता. लेकिन जो वाइज मैन होते हैं वो उसको यूज करते हैं. ठीक है, पहली बात ये हमें पता ही नहीं हमने करना क्या है. डिग्री हमने वो लेनी है, स्पेशली खवातीन ने, जो शादी के बाद हम आगे जाके हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ कैरी भी नहीं कर सकते. जिसके साथ कोई बीकॉम होगा, कोई एमबीए होगा, ठीक है, जो कि एक खातून के लिए बड़ा मुश्किल है. बाज़ खवातीन आजकल इंजीनियरिंग कर लेती हैं. इंजीनियरिंग करने के बाद भी फाइनली वो घर में बैठी होती हैं. इससे बेहतर है बेचारे किसी लड़के को देते हैं वो सीट, क्योंकि उसने तो चले एक पूरी फैमिली पालनी होती है, इसलिए वो बेचारा इंजीनियर बन रहा होता है. ठीक है, लड़कियां जो है ना, उनको पहले तो पहली बार ये पता ही नहीं है कि उन्होंने प्रोफेशन कौन सा चूज करना है, और आफ्टर मैरिज वो कौन सा प्रोफेशन कैरी कर सकती है. ठीक है, तो फाइनली वो एमबीए, बीकॉम, एमकॉम, इस तरह के सीएसएस भी लड़कियों के लिए ठीक नहीं है. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ये मेरी एक सजेशन है, बाकी आपकी आगे मर्जी है, लेकिन मैं आप लोगों को अपना एक एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि वो भी लाइन जो लड़कियों के लिए अच्छी नहीं. ठीक है, आपने चोर उचक्कों के साथ तो को डील करना है अगर, तो फिर आप सीएसएस ना करें, खवातीन का काम नहीं है. तो उसके बाद जो है उसको यूज करना, डिग्री ले लेना और फिर उसको यूज करना, इल्म हासिल कर लेना, और फिर उसको देखिए, इल्म वही है जो अमल में आ जाए ना. आपने थोड़ा सा भी सीखा, आप उसका प्रैक्टिस जरूर करें, बेशक आप लोअर लेवल पे करें. तो जो वाइज मैन होते हैं वो उसको यूज करते हैं. Some books are to be tasted, others to be swallowed, and some few to be chewed and digested. कुछ बुक्स होती हैं जिनको टेस्ट किया जाता है, others to be swallowed, कुछ को swallow किया जाता है, और कुछ जो होती हैं उनको च्यूड और डाइजेस्ट किया जाता है. यानी कि कुछ किताबें ऐसी होती हैं, जस्ट लाइक अगर मैं आपको कहूँ कि केमिस्ट्री जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट था मैट्रिक के अंदर जो कि बड़ा ही खुश्क किस्म का सब्जेक्ट है. तो कुछ किताबें होती हैं जो थोड़ी खुश्क होती हैं, कुछ बड़ी मजेदार किस्म की होती हैं, और कुछ जो होती हैं उनको हम खाली टेस्ट करते हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं बस. फिर रिटोरिक स्टाइल देखते हैं. बेकन इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिटोरिशियन. अच्छा, रिटोरिक स्टाइल क्या होता है? He has a great power of attracting and persuading his reader. His essays are finest example of his persuasion. ठीक है, persuade करना, किसी एक चीज के ऊपर एम्फेसिस करना, उसको हम कहते हैं रिटोरिक. बाज़ औक़ात क्वेश्चनिंग के थ्रू भी रिटोरिक एक स्टेटमेंट दी जाती है ताकि उस एक जो पॉइंट है उसके ऊपर एम्फेसिस किया जा सकता है. The man that studies revenge keeps his own boundary. This example is taken from Revenge. रिवेंज बदले को कहते हैं. वो कहता है कि एक ऐसा इंसान जो स्टडीज करता है रिवेंज को, हमेशा बदले की आग में रहता है, वो अपने बाउंड्स ग्रीन करता है, ग्रीन रखता है. वो हमें कोई कुछ कह जाता है ना, हम दिल में रख लेते हैं, और फिर हम कहते हैं अगली दफा इसने कहा ना फिर मैं इसको बताऊंगी. ठीक है, तो फिर क्या होता है कि हम अपने बाउंड्स जो है वो ग्रीन रखते हैं. और इसी तरीके से आप ऐसे समझ लें कि अक्सर लोगों के साथ बड़ी बड़ी अनहोनियां हो जाती हैं, बड़े बड़े जुल्म हो जाते हैं. माफी क्यों कहा गया कि माफ कर देना चाहिए, उससे इंसान को एक सुकून जिंदगी में आ जाता है. या बहुत सारी चीजें अल्लाह पे छोड़नी पड़ती हैं.
लेकिन जब हम वो पुराने जख्मों को याद करते रहते हैं ना, पुराने पुराने जो जुल्म हुए होते हैं, पुरानी दास्तानें जो है उनको याद करते हैं या किसी के आगे बयान करते हैं, वो पुराने वो किस्से दोबारा से ताजा हो जाते हैं एक्चुअली। वो जो मेमोरी कहीं खत्म होने वाली होती है ना, फिर उसमें खारिश होती है शैतान की तरफ से, फिर हम वो किसी को सुनाते हैं और दोबारा से वो हमारे जख्म हरे हो जाते हैं और लगता है ऐसे जैसे कल की बात थी, हालांकि उसको तो गुजरे हुए भी कई साल हो गए। ठीक है, लेकिन लगता है ऐसे ही वो 20-25 साल बाद भी अगर कभी वो कहानी याद आती है तो लगता है ऐसे अभी कल की बात थी, जैसे कल ही किसी ने वही ज्यादती मेरे साथ कर दी। तो क्या होता है कि हम वो पुरानी दास्तानें दोबारा से यूज करके, उसको याद करके अपने ही जख्म दोबारा से कुरेद लेते हैं। उसके बाद इमेजरी वो कैसी रखता है, कैसी यूज करता है, इमेजेस कैसे यूज करता है। His imagery and analogy, the extensive use of metaphors, images, similes, and analogies add excellence to Bacon's essay. According to Bacon, these devices are important for persuasion. He draws his imagery from nature and everyday life, while he draws his analogies from classical mythology, Bible, astronomy, and philosophy. Example देख लेते हैं. For a crowd is not company, and faces are but a gallery of pictures. And talk but a thinking symbol where there is no love. वो कहता है ये क्राउड जो है ना कोई कंपनी है, क्राउड उस वक्त तक कंपनी नहीं होता, फेसेस भी जस्ट गैलरी ऑफ पिक्चर्स होते हैं, एंड टॉक बट अ थिंकिंग सिंबल वेयर देयर इज नो लव, और बातें जो है वो बस एक थिंकिंग सिंबल होता है जबकि वहां पे मोहब्बत ही ना हो। ठीक है, यानी कि रिश्ते जो निभते हैं, इंसान जो है वो क्राउड में हजूम में भी अकेला है, और फेसेस जो है उस हजूम में वो एक गैलरी ऑफ पिक्चर्स हैं, और टॉक जो है वो बस एक थिंकिंग सिंबल है अगर मोहब्बत ना हो तो। ठीक है, तो ये उसने यहाँ पे सारी चीजें बताई हैं। अक्सर वो होता है ना फैमिली के अंदर बड़ी दिलों में बड़ा हसद बुग़्ज़ कीना, ठीक है, और फिर वो क्या होता है दावत कर दी जाती है सारे, कुछ लोग तो चले, स्पेशली शादियों पे होता है, असी नहीं आना जी, ठीक है, वो क्यों नहीं आना जी, वो जी फलाने टाइम ऐसे हुआ था, पहले हमें बनाओ। ठीक है, तो लेकिन बाद का ये पुराने जमाने में होता था, अभी भी कुछ घरों में होता ही है। तो उसके बाद जो आजकल का दौर है वो थोड़ा मुनाफिकत वाला है। पहले वाले तो कह देते थे ना बुजुर्ग, असी नहीं आना जी, तुसी पहले आओ सानू मना, तो वो फिर उनको मनाने जाते थे, फिर वो सारे आते थे, फिर शादी होती थी। लेकिन अभी क्या है, अभी जरा मुनाफिकत का दौर है, अभी सारे आ तो जाते हैं लेकिन दिल में बड़े बुक्स कीने रखे हुए होते हैं। ठीक है, तो वो फिर क्या है कि जब मोहब्बत ही नहीं है, जब इतना बुक्स और कीना है तो फिर फायदा। ठीक है, तो फिर क्या होता है, वो क्राउड जो जमा हुआ होता है वो क्या होता है, वो एक हजूम होता है, और जो फेसेस होते हैं वो जस्ट गैलरी ऑफ पिक्चर्स होते हैं, बिकॉज वहां पे मोहब्बत नहीं होती, एहसास नहीं होता। ठीक है, तो allusion and quotations क्या है, history bears the testimony that Bacon draws many allusions and quotations from classical fables, Bible, history, the ancient Greek and Roman writers, and also from the collection of proverbs. They serve to make his style more scholarly. Example, in his Essay of Truth, he draws allusions and quotations from Lucian, Lucretius, and Montaigne. हिस्ट्री जो है वो बेयर करती है टेस्टिमनी को, दैट बेकन ड्रॉज मेनी allusions, कि वो जो है बहुत allusions और quotations फ्रॉम क्लासिकल फेबल्स। क्लासिकल फेबल्स कहानियों को कहते हैं, पुरानी कहानियां। फेबल्स ये जो आप ये सिंड्रेला की कहानियां ना, ये सिंड्रेला हो गया, और ये परियों वाली कहानियां, ये सारी फेबल्स ही हैं। ठीक है, जो कि पीछे से चली हुई आ रही होती हैं, जो कि बुजुर्गों ने कहीं सुनाई हुई होती हैं, ये फेबल्स होती हैं, क्लासिकल फेबल्स। ठीक है, बाइबल, हिस्ट्री, एंशिएंट ग्रीक, एल्यूजन कहते हैं किसी पिछली कहानी से, किसी पिछले इक्तबास से, या कोई पिछला कोई लिटरेरी कोई पीस है उसमें से एक इक्तबास ले लिया जाए। ठीक है, उसमें से कोई एक पीस ले लिया जाए, उसमें से कोई एक चंक ले लिया जाए, तो हम उसको कहते हैं ये एल्यूजन है। ये ग्रीक माइथोलॉजी से एल्यूजन ली गई है, ये फलाने बाइबल से एल्यूजन ली गई है, यानी कि ये बाइबलिकल एल्यूजन है, ये रोमन एल्यूजन है, ये क्लासिकल फेबल से एल्यूजन ली गई है। तो हम क्या कहते हैं कि ये एक्चुअली वहां से ली गई है।
ठीक है, तो ये कहानी जो है इसका एक्चुअली बैकग्राउंड जो है उधर का है। ठीक हो गया, तो वो क्या है, फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ प्रोवर्ब they serve to make his style more scholarly. Example in his essay, he draws allusions and quotation from Lucian, Lucretius and Montaigne. अब देखिए इसने कहाँ कहाँ से quotes ली हैं, Lucian, Lucretius और Montaigne की quotes इसने ली हुई हैं। Bacon's regard for structure. All his work, including his essays, show a strong organic unity of structure like a tree with its various branches. The purpose of organization and structuring of the material of the essays to present a convincing argument and to persuade the reader of his point of view. ठीक है, अब क्या है, वो उसका तमाम जो वर्क है, उसका एसेस जो है वो स्ट्रॉन्ग यूनिटी ऑफ स्ट्रक्चर लाइक ट्री जो है वो शो करते हैं। ठीक है, तो ये जनाब इसका सारा बेकन एसेस का जो लबाब है वो सारा यही है। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट लेसन की तरफ चलते हैं अपने।